आज हम इकाई 3 पूर्णांक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, दी गई सारणी में विभिन्न शहरों के किसी विशेष दिन के तापमान अंकित हैं। इन तापमानों को पूर्णांकों के रूप में सारणी में अंकित कीजिए। तो इसके पहले हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक संख्याएं जो जाती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, है ना। इनको गिनती संख्याएं भी कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लिया गया तो वो पूर्ण संख्या कहलाई, होल नंबर कहलाए। अब जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। तो यहां पर आज हम पूर्णांकों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो हमको शहरों के नाम दिए गए, तापमान दिए, तापमान पूर्णांक में आना। तो पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो लखनऊ शहर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो जो अधिक है तो तापमान क्या धनात्मक होगा, इसको प्लस कर दिया और यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम है, तो यहां पर कर दिया हमने -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये तापमान क्या है 5 डिग्री सेल्सियस कम है, 0 से कम है। जैसे हमने ये पैमाना माना तो ये 0 हो गया, तो 0 के जब नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएगा, -1, -2, और जब 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस मानेंगे 1, फिर ये 2। अब शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस, तो पूर्णांक में भी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और सूरत का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस अधिक है, ये अधिक है तो यहां प्लस का 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सारणी में दिए गए शहरों के तापमान को संख्या रेखा बनाकर प्रदर्शित किए। अब यहां पर ये जो तापमान है इसको हमें संख्या रेखा की सहायता से प्रदर्शित करना है। लेह का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 0 हो गया, और 0 के इस तरफ जाएंगे तो ये धनात्मक में है तापमान और इस तरफ ऋणात्मक है। तो -10 डिग्री सेल्सियस हमारा ये तापमान हो गया और ये लेह का हो गया। फिर प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान हमारा लखनऊ का हो गया। फिर -5 डिग्री सेल्सियस ये श्रीनगर का तापमान है, तो ये तापमान श्रीनगर का हो गया। शिमला का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ये शिमला का तापमान हो गया। और प्लस का 28 डिग्री सेल्सियस जो तापमान सूरत का है, तो 25 और 30 के बीच 26, 27, 28, 29, 30, तो ये हमारा 28 हो गया। और ये तापमान कहाँ का हो गया, सूरत का हो गया। फिर सारणी में दिए गए शहरों के नाम उनके बढ़ते हुए तापमानों के क्रम में लिखिए। तो हमें आरोही क्रम में तापमान लिखना है। तो सबसे कम तापमान कौन सा है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो पहले आ जाएगा हमारा लेह। फिर इससे ज्यादा तापमान -10 से बड़ा क्या होगा, -5 होगा, तो फिर श्रीनगर हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, ये शिमला का हो जाएगा। फिर 0 से बड़ा 10 डिग्री सेल्सियस, ये लखनऊ का हो जाएगा। और इससे ज़्यादा तापमान जो है वो सूरत का तापमान है, जो हमको 28 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित सारणी अप्रैल माह में कुछ वस्तुओं की कीमतों में अंतर को दर्शाता है। इस अंतर को पूर्णांकों के रूप में निरूपित कीजिए। तो दाल 120 रुपये है मार्च में, और प्रति किलोग्राम अप्रैल में 126 रुपये हो गया। कीमत में अंतर, तो अप्रैल माह की कीमत में मार्च माह की कीमत घटा दी गई, तो 126 में 120 घटा तो प्लस का 6 आ गया। अब चावल 40 रुपये अप्रैल में थे, मार्च में 44 रुपये हो गए, तो जब 40 में 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। अब यहाँ नमक 25 रुपये, बाद में 28 रुपये, कीमत बढ़ गई, 28 से 25 घटा देंगे तो 3 रुपये। माइनस यहाँ पर यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो कीमत है वो कम हो गई है, और प्लस ये प्रदर्शित कर रहा है कीमत है जो बढ़ गई है। घी पहले 400 रुपये था मार्च में, फिर 410 हो गया, 410 में 400 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 रुपये। और यहाँ पर 40 रुपये हैं, बाद में 44 रुपये हो गए, 44 में 40 जाएगा तो ये 4 रुपये हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, यदि हम किसी स्थान की समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक पूर्णांक से तथा समुद्र तल से नीचे की गहराई को एक ऋणात्मक पूर्णांक से व्यक्त करें
तो दिए गए चित्र में पनडुब्बी व हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। तो पनडुब्बी व हवाई जहाज की जो दूरी है वो पूर्णांकों में व्यक्त करना है। ये हमारा समुद्र तल हो गया, समुद्र का लेवल हो गया, ये 7500 मीटर ऊंचाई पर है। तो जब समुद्र तल से ऊपर की हो जाएंगे तो धनात्मक संख्या बोल रहा है, और नीचे की तरफ जाएंगे ऋणात्मक संख्या। तो पनडुब्बी की समुद्र तल से दूरी कितनी हो जाएगी, ये नीचे की तरफ है तो माइनस में चला जाएगा 1500। तो पनडुब्बी की समुद्र तल से दूरी चूंकि नीचे की तरफ है समुद्र तल से तो माइनस 1500 मीटर हो जाएगा, और हवाई जहाज की दूरी हो वो प्लस का 7500 मीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए वर्गाकार सारणी के खाली खानों को पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार भरिए कि उनका योगफल पंक्तिवार, स्तंभवार तथा विकर्णवार 3 हो। हमने ये संख्या भर ली। अब जैसे पंक्ति में 5 और -2 जोड़ो तो 5 + -2, तो 5 में 2 चला जाएगा 3 आ गया। 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 6 चले गए फिर 3 हो जाएगा हमारा। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 चले जाएंगे फिर 3 हो जाएगा हमारा। 5 में 4 जोड़ा 9 और 9 में 6 चले गए 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 8 और -3 -2, तो 8 प्लस का है और -2 और -3, तो -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा। 8 में 5 है फिर 3 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 3 चले गए फिर 3 आ जाएगा, और 4 1 5, 5 में 2 गए 3। तो यहाँ पर चाहे पंक्तिवार जोड़ें, चाहे स्तंभवार जोड़ें, चाहे विकर्णवार जोड़ें, योगफल हमेशा 3 आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, नसीम 500 रुपये लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकान पर वस्तुओं की कीमत चित्रानुसार दर्शाई गई है। वह किन किन वस्तुओं को खरीद सकता है कि उसके पास एक भी रुपए शेष न बचे। यानी वो 500 रुपये लेके आया है और इनमें से ये सामान खरीदना है ताकि 500 रुपये पूरे के पूरे खर्च हो जाए, एक भी पैसा उसके पास ना बचे। तो ये 45 का सामान है, तो हम एक 5 वाला सामान और ले लेते हैं ताकि इकाई में शून्य आ सके। तो यहाँ पर 35 रुपये और 45 रुपये है, तो 45 का सामान पहले यूज कर चुके हैं, हम 35 वाला सामान लेंगे। तो 35 रुपये। अब ये क्या दिख रहा हमें, ये हमें रुमाल जैसा नजर आ रहा है, तो ये रुमाल हो जाएगा। फिर हमने बैग और शर्ट लिया। बैग की कीमत 110 रुपये है और शर्ट की कीमत 310 रुपये है। ये सबको टोटल करें 5 5 10 की शून्य हासिलेगी 1, 4 1 5, 3 8 1 9 1 10 शून्य हासिलेगी 1, 3 1 4 और 1 5, तो हमारा 500 रुपये कुल खर्च हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्द समूह में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाली संबोधों को दी गई निम्नलिखित तालिका में लिखिए। चढ़ना का ठीक उल्टा उतरना, तो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, तो चढ़ना ये धनात्मक होगा तो उतरना ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक विपरीत प्रक्रिया, जैसे लाभ है धनात्मक तो हानि ऋणात्मक हो जाएगा हमारा। खर्चा ऋणात्मक तो आमदनी धनात्मक हो जाएगी। तो चढ़ना, लाभ, आमदनी, ऊपर, आगे, ऊंचा, पूर्व, उछाल, ये धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करेंगे। तो वहीं घटना, हानि, खर्चा, नीचा, पीछे, उतरना, पश्चिम, गिरावट, ये ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करेंगे, है ना। धनात्मक पूर्णांक यदि पूर्व है तो ऋणात्मक पूर्णांक पश्चिम है। धनात्मक पूर्णांक चढ़ना है तो ऋणात्मक पूर्णांक उतरना है। धनात्मक पूर्णांक आमदनी है तो ऋणात्मक पूर्णांक खर्चा है, यानी ठीक विपरीत प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 7, दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं को उनके घटते हुए क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या आती है। तो जब हम संख्या रेखा पर राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर चल जाते हैं तो मान क्रमशः बढ़ता चला जाता है। यानी ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ी डी है, से बड़ा ई है, ई से बड़ा एफ, एफ से बड़ा जी। तो हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले जी आएगा, फिर एफ, एफ से छोटा ई होगा, ई से छोटा डी होगा, डी से छोटा सी होगा, सी से छोटा बी होगा और बी से छोटा ए होगा।
अब कह रहा है यदि बिंदु B को -10 लिखें, ये बिंदु B -10 हो गया, तो +10 वाला बिंदु कौन सा है? तो ये 0 के इस तरफ ऋणात्मक और इस तरफ धनात्मक होगा। तो 1 2 3 4 5 स्थान किसका -10 है, तो यहाँ पर 5 स्थान दाईं ओर जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो F जो होगा वो +10 प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर -10 B निरूपित कर रहा है, तो +10 जो निरूपित करेगा वो हमारा F होगा। संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो हमने बताया इस तरफ बढ़ते हुए मान बढ़ता है और इस तरफ जाएंगे मान कम हो जाता है। तो A का मान सबसे कम होगा और यहाँ पर G का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम मान किसका है? तो बिंदु A का हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 8 है, किसी स्थान पर सुबह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था, उसी स्थान पर रात का तापमान सुबह के तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। उस स्थान पर रात का तापमान कितना था? तो सुबह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है और तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। रात का तापमान पूछ रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस सुबह का तापमान है, इतना कम हो जाता है, घटा देंगे, तो 4 में जब 6 जाएगा तो आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, यानी रात का जो तापमान हो वो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न संख्या 9, एक प्रश्न पत्र में छात्र को सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है। रिया ने 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 100 अंक प्राप्त किए। रिया ने कुल कितने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया? तो सही प्रश्न 30 हल किए और सही पर कितने 4 नंबर मिलते हैं, तो 30 प्रश्न हल किए सही और एक प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं, तो 30 चौक 120 नंबर हो जाएंगे रिया के। लेकिन गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो उसके कुल 100 नंबर आए। सही प्रश्न में 120 मिले और अंक कितने 100 है, यानी उसके 20 नंबर काट लिए गए ना। और एक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी उसके 20 प्रश्न क्या हो गए? गलत हो गए। 30 प्रश्न उसने सही किए हैं, 20 प्रश्न उसने गलत किए, तो कुल कितने प्रश्न हल किए? 30 + 20 = 50 प्रश्न उसने हल किए हैं। तो रिया को सही प्रश्न हल करने पर प्राप्त अंक 30 प्रश्न सही किए उसने, एक प्रश्न पर 4 नंबर मिला, टोटल होगा 120। कुल प्राप्त अंक उसके 100 हैं। अब क्योंकि एक गलत उत्तर 1 नंबर काट लिया जाता है ना, कुल 100 नंबर मिले, तो कितने नंबर कट गए? तो 120 में से हम 100 घटा देंगे तो आ गया 20, यानी 20 नंबर उसके कट गए। तो एक प्रश्न में 1 नंबर कटा, यानी यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो कुल हल प्रश्न संख्या बराबर सही प्रश्नों की संख्या पर गलत प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्न उसने 30 हल किए, गलत प्रश्न 20 थे, 30 + 20 = 50। तो रिया ने कुल 50 प्रश्न हल किए। प्रश्न संख्या 10 है, दी गई संख्या रेखा पर अंकित बिंदु x तथा y का योगफल होगा। तो यहाँ पर ये 0 है, -2 -4 -6 -8 -10 -12, तो ये होगा -14। तो x का जो मान होगा वो कितना? -14 होगा। 2 4 6 8 10 12, y का मान क्या होगा? 12 होगा। तो x का मान हमारा -14 है, y का मान 12 है। हमसे x + y पूछ रहा, तो -14 + 12, तो कितना आ जाएगा? माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। 14 -14 + 12 ये हो जाएगा -2, आंसर हो जाएगा ये। यदि आपको ये घटाना समझ में ना आए तो आप मेरा पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाने से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को भरिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 है, यहाँ -12 हो गया, यानी -2 का गुणा किया जा रहा है। इस तरह -3 है और इसे -2 को गुणा, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। किसी संख्या में 0 का गुणा करें उत्तर हमेशा 0 आएगा। 9 में -2 का होगा तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा -18 क्योंकि ये माइनस का था। 5 दूनी 10, ये -10 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा जब -2 बार होता है तो उत्तर प्लस में आएगा। -1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार गुणा किया जाए, यदि माइनस विषम बार हो तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। और 2 छक्का 12, ये -12 दिए गई है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित शब्दों कथनों का विपरीत लिखिए।
आकार में कमी, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? आकार में वृद्धि। असफलता का सफलता, 10 रुपए का लाभ यानी 10 रुपए की हानि। जल स्तर में वृद्धि यानी जल स्तर में कमी। 1300 मतों के अंतर से जीतना, तो 1300 मतों के अंतर से हारना। तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तो यहां तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी। प्रश्न संख्या 13 है, इन चिन्हों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहां -5 है प्लस -8 है, तो -5 प्लस -8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -13। और ये कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 और +2, -15 + 2 जोड़ें कितना आएगा? -13। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर -6 -7 ये होगा -13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और +3, तो ये 13 हो गया। ये देखिए प्लस का 13 है और ये माइनस का 13 है। आप लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो यहां पर ये बड़े का चिन्ह इस तरफ आ जाएगा। ये -1 है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 3 2 5, 5 में से 1 गया तो हो गया 4, -4 माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का 9, 9 5 14, 14 में 4 जाएंगे तो बचेगा 10। तो आप जानते 10 बड़ा है 4 से, तो फिर ये चिन्ह लग जाएगा हमारा। -4 -6 माइनस का 10 और -3, ये माइनस का 13 हो जाएगा इस तरफ। -3 माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस -3, -3 -3 माइनस का 6 हो जाएगा और 7 - 6 यानी 1 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो 1 बड़ा है -13 से, तो ये चिन्ह फिर लग जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, सत्य असत्य लिखिए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, तो हमारा कथन सत्य लिख दिया, बिल्कुल सही है। अगला है, 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। ये बिल्कुल सही। हम संख्या रेखा देखेंगे तो संख्या रेखा पर ये बीच में 0 आ गया, यहां पर इस तरफ जाते धनात्मक पूर्णांक आता है, इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। जब हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो मान क्रमशः कम होता चला जाता है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी क्या ही 0 से क्या होती है? छोटी होती है। यानी 0 क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो ये जो कथन हो जाएगा वो हमारा सत्य हो जाएगा। फिर अगला, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अगला, यदि 6 बड़ा है 3 से, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो -6 इज ग्रेटर देन -3। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब संख्या रेखा खींचते हैं ये मान 0 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इस तरफ जब जाते तब मान क्रमशः बढ़ता चला जाता है। हम क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं तो मान क्रमशः कम होगा। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, फिर उससे छोटा -4, -4 से -5, उससे छोटा -6। तो -6 छोटा होगा -3 से, इसमें बड़ा बोल रहा, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। तो ये जो कथन हो गया हमारा कैसा? असत्य हो गया। अगला है, किसी भी पूर्णांक संख्या में असीमित पूर्णांक संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, नहीं इससे छोटे, 0 से छोटा पूर्णांक -1 होता है, उससे -2, यानी 0 से ही बहुत सारे छोटे पूर्णांक होते हैं। और बोला सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहां पर हम असत्य लिख देंगे। अगला है, 0 ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। एक पूर्णांक और उसके योग प्रतिलोम का अंतर सदैव सम होता है। अब जैसे हमने एक पूर्णांक ले लिया 3, इसका योग प्रतिलोम कितना हो? -3 हो जाएगा। इसका बोला अंतर बोल रहा है, तो हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 3 + 3 6, तो ये सम हो गया। ठीक, यदि -3 ले ले पहले, फिर इसका अंतर निकालें, इसमें 3 घटाएं, तो ये -6 हो जाएगा। तो हमेशा के सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये जो कथन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगले, 0 का योग प्रतिलोम 0 होता है,
तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। संख्या 1, 2, 3 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है और ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। अगला संख्या 0, 1, 2, 3 को ऋणोत्तर नॉन निगेटिव पूर्णांक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही, 0 हमारा ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक है, ठीक, और 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक है। तो ये जो संख्या है ये हमारी नॉन निगेटिव पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक कहे जाते हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। -6 तथा +6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा, ये बिल्कुल सही है। निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होते हैं, तो ये वाला कथन हमारा सत्य हो जाएगा। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसमें उसके चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, तो ये भी कथन हमारा कैसा है, सत्य है। जैसे -5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो माइनस की प्लस चिन्ह लगा तो +5 हो जाएगा, +5 का -5 हो जाए। तो हमें चिन्ह में परिवर्तन करना है तो हम उसका योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लेंगे। फिर अगला, किसी पूर्णांक व उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव 0 होता है। जैसे ये -5 लिया, इसमें +5 जोड़ो, +-5 कितना हो जाएगा, +5 -5 0, तो योगफल सदैव 0 होता है। इसी 0 को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक अवयव बोलते। तो ये वाला हमारा कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, तो ये वाला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। और क्यों असत्य हो जाएगा, जैसे कोई संख्या हमने 7 ले ली, जिसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 6 होगी, अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या जब अंतर निकालेंगे तो 8 - 6 = 2 प्राप्त होगा, और बोला 1 होता है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रश्न के 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 75 में हम कितने का गुणा करें कि -75 हो जाए, तो निश्चित रूप से -1 का गुणा करना पड़ेगा। -1 बार है, -2, -3 बार गुणा हो रहा, तो जब माइनस विषम बार होता है तो उत्तर माइनस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो उत्तर हो जाएगा -6। 40 में गुणा हो रहा, उत्तर कितना, 0 आ रहा, तो जब किसी संख्या में 0 का गुणा किया है तभी उत्तर 0 आएगा, तो 40 × 0 = 0। फिर यहाँ पर -8 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो -8 5 बार जोड़ रहा है, तो क्या होगा, यहां पर हम इसको इस तरह लिखेंगे, -8 कितनी बार जोड़ रहा है, 5 बार। चूंकि माइनस चिन्ह इधर उधर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको 8 × -5 भी लिख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, -8 की आवृत्ति 5 बार है, तो ये 5 होगा और -8 का उसमें गुणा किया जाएगा। अब -100 और ये -10 भाग करना है, तो माइनस कट जाएंगे, तो 100 में जब 10 का भाग किया जाए 10 धाम 100 10 आ जाएगा। यहाँ 98/1 है, तो जब 98 में 1 का भाग करेंगे तो किसी संख्या में जब 1 का भाग किया जाता है तो हमें वही संख्या मिल जाती है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 98। प्रश्न संख्या 16, संख्या रेखा पर हल कीजिए। तो -3 + -5 = -8। तो पहले 0 से स्टार्ट किया, कहाँ गए, -3 पर गए, फिर -5, तो 1 2 3 4 5, फिर -5 और गए। जैसे हम -3 दिया तो 0 से चले और कहां पर आ गए, -3 पर आ गए। अब +5 जाना है। अब +5 माइनस की ठीक विपरीत प्रक्रिया, प्लस तो हमें दिशा बदल जाएगी। अब माइनस इस दिशा में आए तो प्लस में इस दिशा में जाएंगे, इसकी ठीक विपरीत दिशा में। कितने खाने जाना, 5 खाने जाना, तो यहां से 1 2 3 4 5, तो हम यहां से चलेंगे और यहां पर आ जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो उत्तर हम शून्य से देखेंगे, यहां पर कितना पहुंच गए, 2 पर पहुंच गए, तो हो जाएगा 2। पहले 3 है तो 0 से गए और 3 पर पहुंच गए, फिर -5 है, इसे 5 घटाना है, 3 में 5 घटाना है, घटाना मतलब दिशा बदल जाना। तो कितने 5 खाने जाना, 1 2 3 4 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो यह जाएगा हमारा -2। प्रश्न के 17 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय पद के रूप में निरूपित कीजिए। 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग, तो यहाँ 4 और 8 का योगफल किया गया, उसमें 3 से भाग कर दिया गया। अगला 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग। अब 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग करना है, तो हमने लिखा 45
इसमें भाग करना है, और किसका भाग करना है? 4 और 5 का जो योगफल आएगा। अगला है 4 और 8 के गुणा करके 7 से गुणा करना। तो पहले 4 और 8 का गुणा कर दिया, और फिर इसमें 7 से गुणा करना है तो गुणा 7 कर दिया। अगला है 48 में 15 और 3 के अंतर से भाग। तो 48 में भाग करना है, और किसका भाग करना है? 15 और 3 के अंतर से। तो 15 में से 3 घटा दिया, इसके अंतर से 48 भाग कर दिया, और भाग के बाद 3 से गुणा करना है। तो जो आया उसमें हमें 3 से गुणा करना है, तो गुणा कर दिया। गुणा का चिन्ह लगाए चाहे न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि कोष्टक लग चुका है। अगला 12 और 7 के अंतर से 3 का गुणा। तो 12 और 7 का पहले अंतर लिखना है, 12 माइनस 7 हो गया, और इसमें कितने गुणा करना है? 3 का गुणा करना है। क्वेश्चन 18 का हल कीजिए। हमें इस प्रश्न को हल करना है। ये साफ नहीं दिख रहा तो इसलिए हम साफ साफ लिख दिए इसको। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमस फॉर्मूला BODMAS, बॉडमस यानी ब्रैकेट, बी आया, बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे। तो इन दोनों को हल करते हैं पहले, तो इसको इस तरह उतार देंगे, 18 भागे 3 गुणे 2 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा? 6। ऑफ यानी का, फिर डी मतलब डिवीजन। अब इसके भाग करना हमें, तो 18 में पहले 3 का भाग करेंगे, तो 18 में 3 का भाग 6 आ जाएगा, फिर गुणा 6, फिर m का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36, तो उत्तर आ जाएगा 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 18 भागे 2 + 4 × 3। तो सबसे पहले बॉडमस के अनुसार कोष्टक हल करेंगे, तो हो जाएगा 18 भागे 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, × 3। अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। BODMAS में डी के बाद डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी पहले भाग आएगा फिर गुणा आएगा। तो 18 में 6 का भाग करें तो 3 आ जाएगा, गुणा 3, और जब 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9। और इस इकाई का अंतिम प्रश्न है 19वां। रामू अपने सहपाठी मीना का हालचाल लेने एक अस्पताल जाता है। मीना अस्पताल में भूतल से ऊपर दूसरे तल पर भर्ती है तथा पैथोलॉजी भूतल से 2 तल नीचे है। रामू अपने सहपाठी मीना से मिलने के लिए लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या बटन दबाएगा? तो यहां पर ये भूतल है, और जो मीना भर्ती है वो 2 तल ऊपर है। तो जब 2 तल ऊपर जाएगा, यहां पर लिफ्ट बटन 0 1 2 3 4 5 -1 -2, तो ये भूतल से ऊपर की तरफ जाएगा तो धनात्मक बटन दबाई जाएंगी, 1 2 3 4 5 वाली। और जब भूतल से नीचे जाएगा तो -1 -2 दबाएगा। चूंकि मीना का हालचाल लेने के लिए ऊपर जाना है दूसरे तल पर, तो यहां नंबर 2 की बटन दबाएगा। फिर यह रामू अपने सहपाठी मीना की मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाना चाहता है। अब वह लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में कौन सी संख्या बटन दबाएगा? तो जो पैथोलॉजी है वो भूतल से 2 तल नीचे है, और जब 2 तल नीचे है तो यहां -2 वाली बटन दबाएगा भूतल से नीचे जाने के लिए।